लिख के ले लो, जेई मेंस के अंदर तुम्हारे 99 परसेंटाइल गारंटेड है अगर जो चीजें मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि मैथ्स में जब भी कोई एक नया प्रॉब्लम आता है तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं? फिजिक्स केमिस्ट्री तो सभी लगभग जो है जेई एस्पिरेंट्स यहाँ पे बनता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फंसते हैं वो होता है मैथ्स सेक्शन। आज का वीडियो सभी जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप मिस कर रहे हो, और अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो 99 परसेंटाइल आप जो है यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो मैथ सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताऊं जेई मेंस एस्पिरेंट्स की, तो सबसे पहली और कॉमन प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि मैथ्स उनका सबसे ज्यादा टाइम खा रहा है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लेंदी प्रॉब्लम्स भी फंस जाते हैं जो कि आपका काफी टाइम यहाँ पे ले लेते। तो अब इस चीज से हम कैसे बचे? दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चंस कई ज्यादा जो है स्टूडेंट से यहाँ पे सॉल्व ही नहीं हो पाते। जब वो पीवाईक्यूज देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अप्रोच किस तरीके से करें। और साथ ही साथ उनको ये भी क्लैरिटी नहीं रहती है कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए तो जो है स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो उसमें जो है कम से कम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। पर मैथ्स में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती है, ये हम जानते हैं। तो फिर पढ़ना कहाँ से है और क्या चीजें हमारे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हर एक डाउट जो है आपका इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ पे अगर जो है हम सबसे पहले समझे कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको लगभग कितने क्वेश्चंस यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर सही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा टारगेट सेट करना। हमें समझना कि एक्चुअल में हमें कितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सही करने होंगे। तो 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप जो है यहाँ पे एवरेज लेवल की शिफ्ट में जो है सही कर लेते हो तो आप 99 प्लस परसेंटाइल मैथ सेक्शन के अंदर निकाल सकते हो। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ्स का लेवल जो है आपका जेईई मेंस के अंदर एक अच्छा खासा पूछा जाता है। तो अब इतने क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करने हैं तो किस तरीके से करें? तो बहुत जल्द जो है मैं आपको सभी टेक्निक्स यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको सबसे पहले समझनी होगी, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स के द्वारा हो जाती है, वेटेज को नहीं समझना। देखिए, वेटेज की अगर मैं जो है मैथ सेक्शन में बात करूं कि आपका क्लास 11th और क्लास 12 का कितना वेटेज रहता है, तो जब मैंने यहाँ पे सभी शिफ्ट्स को लगभग जो है कंपेयर किया आपके पिछले 3 से 5 सालों के, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि 11th का जो है कई सारी शिफ्ट्स में थोड़ा सा कम वेटेज रहता है, लगभग 45%, एंड क्लास 12 का जो है 55% के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12 सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स के अंदर ये भी देखने को मिला कि 50-50% ही आपका जो है वेटेज रहता है। तो सीधी सी बात है कि आपको जो है सभी चैप्टर्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ताकि आप जो है एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे मैथ सेक्शन में पहुंच पाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पढ़ना कैसे, तो एक जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना दिया है। अगर आपने इस प्रोसेस को हर चैप्टर के लिए फॉलो किया तो यकीन मानिए कि आपसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ्स के बनने लगेंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो है यहाँ पे डिटेल्ड लेक्चर्स जो है देखने पड़ेंगे, समझना होगा कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, और जो है हम उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आप जो है अपनी रेफरेंस बुक्स पे जाइए या फिर कोचिंग मॉड्यूल्स पे जाइए, जहां से आप जो है यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बीच में एक ट्रांजिशन फेस हो जाता है कि लेक्चर्स के बाद आप जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि जो फॉर्मूलेस आपने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन किस तरीके से, और वही एप्लीकेशन आप इन क्वेश्चंस में जो है अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद फाइनली जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। फिर से एक ट्रांजिशन फेस आ जाता है कि जहां पे आप जो है कई सारे ऐसे फॉर्मूलेस होंगे जो कि शायद आपको याद नहीं रह रहे हो, तो उनको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। एक जो है सेपरेट शीट पे उसको अलग से नोट डाउन कर लेना होगा, कहीं ऐसी जगह चिपका लिया जहां पे बार बार आपकी नजर पड़े, तब जाके वो अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आपको जो है क्वेश्चंस के टाइम पे दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि ये गलती स्टूडेंट से कई बार हो जाती है, उनको फॉर्मूला ही याद नहीं आता है। तो ऐसी गलती अगर नहीं करना चाहते हो तो ये टेक्निक को आपको अप्लाई करना होगा। अब अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो सबसे पहले लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, डिटेल्ड लेक्चर्स उठाओ। अगर आपने ऑलरेडी किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो जो भी आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो करो, है ना? इसके अलावा अगर आपको जो है लेक्चर्स से यहाँ पे चीजें उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, या फिर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, तो भाई सिंगेज का जो है आप सेट उठा सकते हो, जिसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाती है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी जो है आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक गलती जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे अवॉइड करना है,
वन शॉट सिर्फ नहीं देखना है, ये नहीं कि हर चैप्टर के लिए अपन सोच रहे सीधा वन शॉट देख लेते हैं ना भाई काम हो जाएगा। नहीं, जो चैप्टर का अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है, आपको यहाँ पे फाउंडेशन ही आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वन शॉट उतने ज्यादा काम के नहीं रहेंगे। देखिए, आपका यहाँ पे मैथ्स में क्या है, कई बार तो भाई डिटेल लेक्चर देखने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो वन शॉट में तो हो सकता है कई कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे उड़ गए हो। तो आपको सिर्फ वन शॉट जो है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स या फिर रिवीजन पर्पस के लिए यूज करना है। और जो ड्रॉपर्स है, जिनको लग रहा है कि उनका सिलेबस ऑलरेडी अच्छे तरीके से कंप्लीटेड है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी अच्छे से नहीं हो पाई थी, वो वन शॉट्स के थ्रू अपनी थ्योरी को रिवाइज करके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, ब्लैक बुक भी जो है आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो है लगा सकते हो, है ना। तो इससे क्या है, आपको और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में अगर पीवाईक्यूज की बात करूं तो 2021 से लेकर 2025 तक के आप जो है पीवाईक्यूज को टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पीवाईक्यूज रहते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता है कि भाई सॉल्यूशन देख के भी चीजें क्लियर नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर उनको इन क्वेश्चंस में अप्रोच जो है क्लियर कर दिया जाए कि सोचना किस तरीके से, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, तो उतने पीवाईक्यूज के बेसिस पे वो आगे के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक सेपरेट चैनल जो है ओपन किया है, जो कि है मैथियस नाम से। आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपके 2025 के शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे, सभी चैप्टर्स के यहाँ पे जो है डिस्कस किए जा रहे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है मैंने ये चीज इंश्योर करी है कि आपके जो सॉल्यूशंस है ना, वो सबसे ज्यादा जो क्विकेस्ट मेथड हो सकता है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लाया है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 3 मिनट ले सकते थे, वही क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि 1 मिनट से कम में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इस सीरीज को जरूर से चेक करिएगा, आपको रिपीटेड पैटर्न भी समझ में आएगा कि ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो है आपके सभी चैप्टर्स के यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहे, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप जो है जरूर से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स की और सॉल्व करना चाहेंगे कि थ्योरी के टाइम पे क्या करना है ना। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती है, आपने हो सकता है थ्योरी तो पहले भी पढ़ रहे हो, पर फिर भी क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। तो ये दिक्कत क्यों हो जाती है, क्योंकि आप जो है ना फॉर्मूले रट लेते हो लेकिन उसको समझते नहीं हो। तो भाई मैथ्स में रटने से तो कभी भी काम नहीं होगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसको डिराइव किस तरीके से किया है। भला ही आप जो है यहाँ पे कोई बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहे हो कि आपको एक एक स्टेप जो है डेरिवेशन की रखनी है, बट फ्लो तो समझना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी जो है आपके क्वेश्चंस में थोड़ी सी लैंग्वेज को टेस्ट कर दिया जाए, जहां पे वो डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि हाँ वो फॉर्मूला आया कैसे था। तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो फ्लो क्लियर रहना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उस फॉर्मूले को अप्लाई किस तरीके से करना है। एंड देखिए, इसके बाद अगर आप जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे, फिर तो और अच्छे से वो एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉर्मूले के पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझो कि एक्चुअल में वो आया कैसे, और उसको अप्लाई करने के लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख सकते हो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम किस तरीके से करें। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम पे मैं यहाँ पे आपके लिए जो है एक मेथड लेके आया हूँ, जो कि है आपका CMFS। तो CMFS जो है स्टैंड करता है, C स्टैंड्स फॉर कि आपका कौन से चैप्टर यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। हो सकता है एक से ज्यादा भी चैप्टर इन्वॉल्व हो, तो ये आपके दिमाग में यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको रफ शीट पे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस जब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, आपको अगर क्लैरिटी मिल गई, तो हर एक क्वेश्चन में आप इसी तरीके से सोचना चालू कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, आपको माइंड मैप जो है अपने दिमाग में पहले से जो है तैयार कर लेना होगा। ये दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ रहती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे सारी स्टेप्स जो है स्टार्ट कर देते, और बीच में कहीं अटक गए तो उतनी पूरी मेहनत बर्बाद, या फिर कोई गलत जो है अप्रोच हो गया तो फिर से पूरी मेहनत बर्बाद। तो माइंड मैप आपके दिमाग में पहले से ही रहना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। थोड़ा सा जो है 10-15 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन वो टाइम अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आप आगे के टाइम को जो है सेव कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी स्टेप आपकी ये रहेगी कि आपको जो है फॉर्मूलेस यहाँ पे समझने पड़ेंगे कौन से आपको अप्लाई करने। एंड जो लास्ट आपकी स्टेप रहेगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फाइनली इन सब चीजों को कंबाइन करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये मेथड आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना, मैं और अच्छे से आपको चीजों को यहाँ पे बता देता हूँ।
ये क्वेश्चन जो है आपका जेईई मेंस 4 अप्रैल 2025 के अंदर पूछा गया था शिफ्ट 2 के अंदर। अब क्वेश्चन को अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है कौन-कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर वो चीज़ आपको क्लैरिटी मिल जाती है, तब आप जो है आगे यहाँ पे सोच सकते हो। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, आपको समझ में आया कि सेट्स, यहाँ पे ये जो है एबीसीडी आपके सेट दिए हुए हैं। तो सेट एंड रिलेशन तो पक्का एक चैप्टर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, तो यहाँ पे वन-वन फंक्शंस की बात की गई है ना? फ्रॉम द सेट डी टू सेट सी, मतलब कि भाई फंक्शंस चैप्टर का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर हम जो है ध्यान से इन इक्वेशंस को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये किसकी इक्वेशन होती है? एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इनसे हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 2D का भी कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व है। तो चैप्टर्स की हमें जब क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो है आपके इन्वॉल्व रहने वाले। अब मेथड जो है किस तरीके से रहेगा, तो जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये बोला गया है डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो है इन दोनों के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि एक्चुअल में इनके कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको ए और बी के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा, एंड फिर इंटरसेक्शन लेके जो है हम यहाँ पे डी के जो है एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसकी जो है इक्वेशन एक सर्कल की बन जाएगी, इसकी आपकी एलिप्स की बन जाएगी, और ए इंटरसेक्शन बी की बात की जा रही है। तो दोनों के जब ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करोगे, तो जितने भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे? डी के अंदर आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से अपन को समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट डी टू सेट सी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी के भी जो है अपन देख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, डी के भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का, जो कि हम फंक्शंस चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर आपका जो है सेट ए में मान लो यहाँ पे m एलिमेंट्स दिए हैं, सेट बी के अंदर जो है आपके n एलिमेंट्स दिए हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शंस देखने हैं फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है npm, है ना? ये आपका p जो है परम्यूटेशन वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी जो है कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है जेईई मेंस में आजकल जो है ऐसे ही मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। और जब हमें सभी चैप्टर्स की यहाँ पे थ्योरी अच्छे से क्लियर रहती है, हमने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहते, तब जाके हम ये चीजें कर पाते। तो जब आप हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से करोगे, चैप्टर्स यहाँ पे समझो कि कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है, किस तरीके से जो है मेथड यहाँ पे क्वेश्चन में लगना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में यहाँ पे सेट हो गई, तो डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब ये प्रोसेस आप जब क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने लगोगे, तो उसमें कुछ और चीजों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई भी अगर नए कॉन्सेप्ट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनपीएम वाला फॉर्मूला बताया, मान लो आपको पहले से नहीं पता था, तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। और ये भी आप सर्च करिएगा कि एनपीएम आया कैसे, ठीक है? क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप समझोगे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूरियोसिटी मैथ्स के लिए आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है रट लेना है, आपको समझना है कि वो एक्चुअल में किस तरीके से आया, क्योंकि वहां पे भी एक जो है चीज आपकी यहाँ पे रहेगी कि n शुड बी ग्रेटर देन m, तभी जाके ये फॉर्मूला लग पाएगा, है ना? तो ऐसा क्या हो जाएगा दूसरे केस में कि वहां पे वन वन फंक्शन नहीं बन पा रहे? तो ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच यू थिंक डायरेक्टली यहाँ पे याद रहने चाहिए, वैसे रिजल्ट्स भी जो है आप लिख सकते हो। कई बार 2D के अंदर ऐसे कुछ रिजल्ट्स हमारे जो है फाइनली आंसर के अंदर आते, तो वो रिजल्ट अगर हमें डायरेक्टली याद रहेगा, तो जेईई मेंस टाइप के जो एग्जाम्स रहते हैं, उसमें हमारा काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम सेव हो सकता है। तो ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है आप जरूर से यहाँ पे याद रख सकते हो। मैंने मना किया है कि रटो मत चीजों को, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर से याद रखनी पड़ेगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका टाइम सेव कर ले। उसके पीछे का लॉजिक अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो, पर वो फाइनल रिजल्ट जो है एग्जाम में अपन बैठ के डिराइव नहीं कर रहे होंगे, तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ फ्रीक्वेंटली जो है आपकी यहाँ पे बार बार मिस्टेक्स होती है, तो उन मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करो, ताकि वो गलतियां आप जो है मेन पेपर में यहाँ पे नहीं दोहराओ। ये सब चीजों का आपको खास ख्याल यहाँ पे रखना है। अब एक और चीज कि बट मैथ्स यार बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो ऐसे केस में हम क्या करें, है ना? ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते, मैथ्स अगर छोड़ भी दिया तो भी शायद जेईई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल आ जाए। नीट वाले तो ऐसा कर ही लेते, तो हम एज अ जेईई मेंस एस्पिरेंट ऐसा नहीं कर सकते।
तो एक चीज यहाँ पे समझिए, देखिए नीट वालों का गोल रहता है वो एज अ प्रैक्टिस जो है यहाँ पे जेईई मेंस के पेपर देते हैं। उनको जो है आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर निकालना पड़ेगा। और देखो एक चीज यहाँ पे समझो कि सॉल्विंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इज मच ग्रेटर देन प्रैक्टिसिंग रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर जो है रीडिंग थ्योरी अगेन एंड अगेन। आपको अगर जो है एक बार थ्योरी क्लियर भी हो गई, फिर भी आप जो है उसको फिर भी जो है आप उसको यहाँ पे दोबारा से पढ़ रहे हो, तो वो चीज गलत है। ये चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है। या फिर जो है रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कोई स्टूडेंट सोच रहा है आरडी शर्मा से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ, पता चलता है उसमें एक ही टाइप के 25-30 क्वेश्चन दिए। यार देखो हमें कोई यहाँ पे वो मेथड को रटना थोड़ी है। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन से चीजों में क्लैरिटी मिल गई है तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करना चाहिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो। देखो एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको एज अ गोल्डन रूल भी मान लो, क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम रह गया है उसमें आप इसी चीज को शायद अच्छे तरीके से जो है फॉलो कर सकते हो। 40 to 50 आपको क्वालिटी क्वेश्चंस उठाने, और जैसा कि मैंने बुक रिकमेंड की आप सिंगेज से उठा सकते हो, या फिर आपके कोचिंग मॉड्यूल है तो उससे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की एक्सरसाइजेस में इस टाइप के 40-50 क्वेश्चन उठा सकते हो। और उसके साथ जो है लास्ट 3 साल के जितने भी आपके शिफ्ट के पीवाईक्यू से उतने जो है यहाँ पे टारगेट कर लो। अगर इन चीजों को आप बचे हुए टाइम में करते हो तो मैथ्स में एक अच्छे परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए यहाँ पे अगर जैसा मैंने अभी बताया ही था कि आप सोच रहे हो 99 परसेंटाइल मेरे जेई में आ जाएंगे विदाउट मैथ्स, तो अभी का जो डेटा ये चल रहा है ना उस हिसाब से आपको 190 से 200 का टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में लेते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके आपके 99 प्लस परसेंटाइल आएंगे। और मैथ्स में अगर फिर आप सोच रहे हो कि बस 5 से 10 नंबर भी आ गए तो क्या बाकी नंबर आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला के निकालोगे? कितना ज्यादा टफ हो जाएगा। अभी का अगर आप पेपर उठा के देखो तो भाई केमिस्ट्री भी थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है, तो उसमें अगर आप जो है 60-70 तक ही पहुंच पाते हो तो वो जो बचे हुए मार्क्स है ना जिसके थ्रू आप इस टारगेट तक रीच कर पाओगे वो मैथ्स पूरा करेगा। इसलिए मैथ्स को इग्नोर मत करो। अभी से अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके जो है एक अच्छे परसेंटाइल जेईई मेंस के अंदर आप अचीव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज की यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी जैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम कम है, और अगर आप सोच रहे हो कि क्या चीजें जो कि थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए जो सुपर इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले प्रायोरिटाइज कर ले, तो उसके लिए मैं एक जो है प्रायोरिटी लिस्ट आपके लिए यहाँ पे जरूर से जो है मैं चैनल पे लेके आऊंगा। अगर आप जो है ये चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर प्रायोरिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड वो जो भी आपके यहाँ पे चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीसेंट डेटा के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको जो है वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो तुरंत जाके जो है कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख सकते हैं। बाकी इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।